वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ फ्लैप सीरीज। आज की डिस्कशन होगी हमारी फ्लैप पार्ट 2 की प्रिपरेशन के हवाले से। इसी से रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फरखंदा। डॉक्टर फरखंदा, फ्लैप पार्ट 2 की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी क्या गाइडेंस होगी? ये एग्ज़ाम जो है हर स्टेशन 12 मार्क्स का होता है और उस 12 मार्क्स की फर्दर डिवीजन 3 कैटेगरीज में है। 4 मार्क्स फॉर डेटा गैदरिंग which includes your history taking and your examination, 4 marks for your management, how you're approaching the patient and how you're managing them, and 4 marks for interpersonal skills. Interpersonal skills is something which a lot of us lack in because maybe our medical system does not give a lot of importance to it. So इस चीज़ पे आपको बहुत एक्टिवली वर्क करना होता है. They expect their doctor who is at an FI2 level, they should be passionate, very empathetic towards the patient and should be able to listen to them. सो हमको लग रहा होता है कि अब एक स्टेशन अटेम्प्ट करें कि इसमें हमें तो सब आता है, तो वो उस जल्दबाजी में कि वो हम सब बस बता दें और सब कर लें, इफ़ वी मिस दोज लिटिल क्लूज, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट सेइंग दैट माय मदर पास्ड अवे और आप पूछे ओ व्हाई डिड दे पास अवे, missing the fact that they just passed away, so you have to be a little more empathetic. Are you doing okay? I'm really sorry to hear that. If they say I'm in very severe pain, doctor, so just अब आपको पेन की सॉक्रेटिस करना है, yes, but before that you need to be nice enough to ask, which is something that maybe we lack as Pakistani doctors. Body language should show, yes, but just that empathy, that are you comfortable enough to talk, is there anything I can do to help you, all of these things really matter. तो अगर आपने 4 मार्क्स हिस्ट्री में ले लिए, मैनेजमेंट में 2-3 मार्क्स ले लिए, लेकिन आपको इंटरपर्सनल जीरो मिला, तो आपके लिए एक स्टेशन क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जितना इंपॉर्टेंट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है और मैनेजमेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल्स शो करना है. इसको जितना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इसको बेटर करेंगे, बिकॉज नेचुरली द फर्स्ट instinct of a person is to be a little stiff, to not able to maybe understand how to approach a patient. So that is why the practice portion for PLAB 2 is a very, it is not an easy exam. It is challenging. In some levels it's very easy. अगर आप एक बेसिक जो आपको गाइडलाइंस मिली आप उसको फॉलो करो, इट्स इजी. बट अगर आपको एक्टिवली कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू टिक ऑल दोज बॉक्सेस, जिसमें ऑब्वियसली you should be able to have short and quick and crisp history. So the station is 8 minutes ideally, and 8 minutes के अंदर आपको डेट पेशेंट से बात करनी है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, जो बहुत ज़रूरी है. आपको उसका सवाल, उसका क्वेश्चन सुन के या उसका प्रॉब्लम सुन के आपको उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना है रेलिवेंट. उसके बाद आपने उसको मैनेजमेंट भी देना है और इस बीच में जहाँ पे उसको नीड है इंटरपर्सनल स्किल्स की, वहाँ पे वो शो करना है. इसमें एथिकल डिलेमास बहुत आते हैं. अब इस एंड जो क्वेश्चन सिनेरियोज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. एक बहुत सिंपल हो सकता है कि एक पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आया, आप क्या करेंगे, उसमें आपने हिस्ट्री टेकिंग करनी है एंड देन यू से दैट आई विल एग्जामिन द पेशेंट. कभी कभी वो कहते हैं कि कंसिडर एग्जामिनेशन डन, और आपको फाइंडिंग्स दे देते हैं एंड देन यू टू काउंसल द पेशेंट. लेट्स से अनस्टेबल एंजाइना है कि तो आप क्या क्या करेंगे, आप फर्दर मैनेज क्या करेंगे, और मे बी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बता दिए. बट लेट्स से एक स्टेशन आया जिसमें you are told that you have made a medical error and you have to go and tell that to the patient. These are challenging because इसमें आपको थोड़ा बहुत आइस ब्रेक करने के लिए हिस्ट्री टेकिंग करनी है, लेकिन अब आपको डिटेल में भी नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है कि उसका लेट्स से you have lost a biopsy sample. You need to go and tell that to the patient that I have lost your biopsy sample and this is possible cancer diagnosis which is अब आपको नहीं मिला क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ है. So it's but very natural for the patients to get very angry. So angry patients, ethical dilemmas, they are very, very tricky questions to deal with. So how will you approach that question? Now इसमें technically कोई script नहीं है, कोई course नहीं है. This is just how much of a knowledge you have or how good of a medical practitioner you are. You need to show that. So in that way, PLAB 2 is a very challenging exam, and it's very important for you to understand what they ask of you and you are able to fulfill those things. आपने इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की, क्या ये एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंशिएट कर सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली करता है. एंड now consider this fact that these are examiners who are conducting exams daily in 2 shifts.
and they exactly know what a person, how a candidate is attending the exam. तो जो लोग को लगता है कि हम स्क्रिप्ट रट लेंगे, उनको पता है एक रटी रटाई स्क्रिप्ट कैसी है. अगर आप नेचुरल नहीं लग रहे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड इसका क्वालिटी कंट्रोल भी है क्योंकि ये रिकॉर्ड होते हैं. सो इट्स जस्ट नॉट दैट कि यू नो हाउ अलॉट टाइम्स हम अपने क्लासेस में कहते हैं कि दैट एग्जामिनर हैड अ बीफ विद मी और उसको मुझसे प्रॉब्लम था इसलिए मैंने ये क्लियर नहीं किया. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यू वॉक इन ब्लाइंडली. I attempted my exam in November. At least in November, the candidate was supposed to wear a mask. पेशेंट मास्क नहीं पहना हुआ था जो सिमुलेटेड एक्टर है, और एग्जामिनर मास्क नहीं पहना हुआ था. इसी टाइप का एक कमरा होता है, एक पीछे कोने में एग्जामिनर बैठा होता है और आगे आपके साथ पेशेंट है. आप पेशेंट से इंटरेक्ट करेंगे. जहाँ पे अगर एग्जामिनर को नेसेसरी लगे, फॉर एग्जांपल अगर आप बोलें कि नाउ आई विल डू ABGs, अगर उसके पास आपने ABGs बोला तो उसके पास ABGs हम आपको दे देगा ताकि आपकी डायग्नोसिस आप करवा लें. आपको बोलोगे नहीं, वो अपने पास रखेगा. सो दे रियली यू ड्राइव वेयर योर स्टेशन गोज इन अ लॉट ऑफ वेज. So interpersonal skills definitely separates one person from another, because what you should do is it should come naturally. It should not look scripted, क्योंकि scripted चीज़ें, scripts जो आपको different academies provide करेंगी, which we can talk about later, वो सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देने के लिए था how this exam is approached, but you will make your own path of how to approach each and every station. Bring your own unique touch to it and be as natural as you are. And in actuality, it's something which you should know how to practice. आपको यहाँ पे रह के भी उतना ही प्रैक्टिस तो आनी चाहिए. एक पेशेंट से बात कैसे करनी है, क्या बातें उसकी सुननी है, क्या बातों पे ज़्यादा गौर करना है, क्या बातों को आप इग्नोर करके आगे जा सकते हैं, क्या कंसर्न्स हैं. हमेशा एक चीज़ जो या इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स में इम्पॉर्टेंट है वो होती है आपकी पेशेंट की क्या नॉलेज है, उसकी क्या कंसर्न्स हैं और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. सो यू शुड बी एबल टू आस्क देम दैट यू इफ यू आर अबाउट टू गिव समबडी अ कैंसर डायग्नोसिस, जस्ट गो इन एंड टेल देम कि यू हैव ब्रेस्ट कैंसर. You should first ask, what are you expecting? What are you looking, what do you know so far? Just to see where the patient stands, and then also provide them support in ways you can. For example, offering them that if they need confidentiality or they want some partner to be there. जो breaking bad news is also they're very important scenarios. बिल्कुल. Counseling stations, breaking bad news, angry patients, medical errors, and ethical dilemmas, like if somebody is asking you कि मुझे मेरे पेशेंट को यूथनेशिया करना है. नाउ इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें आपको यूके की गाइडलाइंस पता होनी चाहिए. इसलिए जीएमसी की रिसोर्सेज में भी यूके के गुड मेडिकल प्रैक्टिस, उसका जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसके लिए बीएनएफ और ये सब वहाँ गिवन है. यू शुड गो थ्रू देम. अब जैसे यूथनेशिया है वो यूके में लॉज में अलाउड नहीं है, या अबॉर्शन लॉज हो गए. दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पास यूके में पेशेंट आ रहा है, सो आपने उसको यूके के लॉज बताने हैं. तो अगर वो कह रहा है कि मुझे मेरे फादर के लिए यूथनेशिया का ऑप्शन चाहिए, so you will tell them that it's not available. They can ask you कि अच्छा स्विट्जरलैंड में तो ये अलाउड है. So then you have to tell them कि हमारे लॉज में नहीं है, तो as long as he's a citizen and he's getting treatment here, we cannot. ये चीज़ों के लिए then you should know the UK guidelines. वो आपको कुछ आपके अकेडमीज रिसोर्सेज दे देते हैं, कुछ आप खुद लुकअप कर लो डिपेंडिंग ऑन जो आपको केस सिनेरियोज मिलते हैं. So this would be important कि आप अपने वार्ड्स में या जो आपकी हाउस जॉब है उसमें अपने आप का जो डॉक्टर कैसे ग्रूम करते हैं ताकि फ्लैप पार्ट 2 में आपको काम आए. Definitely. A lot of things can come to you naturally if you practice them correctly. A lot of things you need to work upon. For example, जो ethical dilemmas हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे culture में different हैं. For example, a lot of LGBTQ questions come. How to deal with them, how to give them support. These are comparatively less common here, तो हमें शायद इतना exposure नहीं है. So ये सब again it is practice, practice and practice. You need to practice a lot because firstly, English is not our first language. So you need to be able to be comfortable in your language so the patient can understand what you're trying to tell them and you can understand what their concerns are. It's a two-way thing, right? A conversation hold करनी है. उसमें you need to pacify the patient, you need to guide them, you need to give them very important information. So as long as you practice and you develop those skills, then you're good to go. यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट भी मतलब पीछे रह सकता है जो काफ़ी एकेडमिकली हाई स्कोरर हो लेकिन वो अप्रोच में पीछे रह जाए, तो
फ्लैप पार्ट 2 में क्या ऐसे केसेस सामने आते हैं? प्लैब स्टेटिस्टिक्स अगर देखे जाएं तो प्लैब 1 के जो पास रेट्स हैं दे आर मच हायर देन प्लैब 2, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो प्लैब 2 नहीं क्लियर कर पाते वो शायद इसलिए भी नहीं क्लियर कर पाते ऑन माइन्यूट थिंग्स, जैसे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पेशेंट इज सेइंग, नॉट एबल टू अप्रोच द स्टेशन, और इवन सिंपल आईपीएस में वीक होना। लाइक आई सेड के 444 है और एक स्टेशन रफली पास करने के लिए आपको 8 to 10 मार्क्स चाहिए होते हैं, और जो स्टेशन अच्छे नहीं होते उसके लिए फिर थ्रेशोल्ड कम भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको लेट्स से 7 to 8 मार्क्स मिनिमम चाहिए, आपने हिस्ट्री में 3 लिए और आपने मैनेजमेंट में फुल 3 लेंगे, 3 out of 4 इज अ गुड स्कोर, पर आपका आईपीएस 0 है, you fail the station, right? And imagine if other people have performed really well on that station, तो उसका threshold already अगर एक चीज़ 10 पे पास हो रही है या 8 पे पास हो रही है और आप 6 भी लाके you're not able to cut through. So these are the things जो आपको देखनी पड़ेंगी कि yes, 1 or 2 stations you can mess up. Actually 10 out of 16 stations पास करने हैं तो you have, एंड सेफ होता है कि 11 तो आप पास कर लो, लेकिन ताकि ओवरऑल आपका स्कोर भी मैच हो कि अगर 105 आया तो आपका 105 एंड अबव आए। लेकिन ओवरऑल यू नीड टू बी वेरी सेफ इन ऑल द ईजी स्टेशंस, ताकि अगर डिफिकल्ट स्टेशन आप फेल कर भी रहे हो तो ईजी स्टेशन में आपने कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं की। ticking off IPS is very important, and this has worked for me in my personal experience as well. All those stations I thought that I have messed up my management is probably where my IPS saved me. They ask you a few questions and you are not expected to know everything, so it's there are certain आपके लिए बहुत आसानियाँ भी ली हैं, जैसे you have allowed to say that I will consult my senior before letting you know if you are unsure of something, but just hearing them can save you, right? For example, अगर मुझसे एक सवाल डॉक्टर काउंसलिंग का सेशन था, they asked me something, there was a concerned daughter about their mother, and that particular question I might have answered wrong, but because I was very receptive to them, my station went good, मुझे मार्क्स अच्छे मिले। एक और स्टेशन आया था जो मुझे याद पड़ता है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस का केस था, विच इज़ अ कंपेरेटिवली न्यूअर केस, और वो मेरा पर्सनल इतना प्रैक्टिस मुझे याद नहीं है मैंने उसको किया, बट आई गॉट probably 11 out of 12 in that because my IPS was perfect and my history was perfect. मेरे मैनेजमेंट में मैंने एक आध जो भी गलत आंसर शायद दी हूँ वो काइंड ऑफ निगेट हो गया क्योंकि मेरे ये दोनों अच्छे थे. So that's how it's a very technical exam. You need to understand what they require of you. If you're able to fulfill those boxes like I repeated earlier onwards, so I think you're good to go. यहाँ डॉक्टर्स की अप्रोच की बात हो रही है, तो चूँकि एक इंटरनल एग्ज़ाम है, अगर हम एशियन स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करें, स्पेशली पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करें, तो आपने क्या डिफरेंस देखे हैं इन कंट्रीज़ के डॉक्टर्स में, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? Actually, this will be something that is going to be difficult for me to answer क्योंकि आप जो वहाँ पे स्टूडेंट्स को देखते हो आप उनको एज कैंडिडेट कैपेसिटी में देखते हो. So everybody has their strong points and I just believe that it's a good thing that the Indian students that come there are very focused and some of their parts are very good. But that does not mean that Pakistani students are not that good as well. I myself don't know many people जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है. अगर आप एक बेसिक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हो, आप अपना चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप दूसरे की चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हो और आपकी बेसिक मेडिकल नॉलेज इनफ है और आपने इनफ प्रैक्टिस की है, then I think there should not be an issue for you to clear the exam. Again, I would repeat, it's a technical exam, it's a nerve-wracking exam because it tires you out. 3 घंटे का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम है, 2 hours 51 minutes के, जिसमें 8 मिनट्स का आपको ऑलमोस्ट हर स्टेशन मिलता है, तो 18 आपके पास स्टेशन है और बीच में आपको 2 रेस्टिंग स्टेशन मिलते हैं. सो इट डज टायर्ड यू आर बिकॉज बाय द टाइम आप अपने 10th स्टेशन पे पहुंचते हो यू आर टायर्ड बिकॉज यू आर मूविंग अराउंड. ऑब्वियसली आपके नर्व्स बहुत हाई होते हैं, समटाइम्स एवरीबडी हैज़ दोज एंग्जाइटी इशूज़, सो it's a matter of controlling your nerves. And also कि अगर एक स्टेशन ख़राब हुआ है, the moment you step out of that station, forget it and move to your next station and perform the best you can. अगर वो 2-3 स्टेशन जो आपसे ख़राब हुए हैं, you let that linger on, then you can really worsen your chances on getting a good score, क्योंकि फिर आप अपने एक बुरे स्टेशन की वजह से सारे स्टेशन नहीं ख़राब कर सकते. एक हो गया, forget it, move on. हर स्टेशन के बाद forget that station and move on.
that's what your motto should be on the day of the exam. लैब पार्ट 2 के सिलेबस को कवर करने के लिए जो रेफरेंसेस हैं वो आप क्या रेकमेंड करेंगे? सो इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपने जब अपना प्लैब 2 बुक किया तब से लेके नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और दूसरी चीज़ प्रैक्टिस शुरू कर दें, एंड थर्ड चीज़ अपने यूके वीज़ा की एप्लीकेशन लगा दें एंड मेक श्योर कि आपका वीज़ा का जो एप्लीकेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अगर वीज़ा रिजेक्ट होगा फिर वो प्लैब कैंसिलेशन, दैट्स अगेन अ लॉन्ग प्रोसीजर. So again, your research is very important. Most of the students, GMC does not endorse any academies, and you can clear an exam without attempting any academy. But what normally we see in South Asian students is that they book an academy. वो आपको कोर्स देते हैं जिसमें roughly 12 to 13 days में आपको वो कोर्स आउटलाइन देते हैं, what the whole thing is about. They provide you with learning material, and then you can practice. And then when you go to the UK, you can attend the classes there. And अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ले ली हैं, कोविड के बाद उन्होंने ये कुछ सहूलत शुरू कर दी है कुछ अकेडमीज़ ने कि आप यहाँ से बैठे बैठे अपना ऑनलाइन कोर्स ले लें, उसमें आपका बेसिक आउटलाइन कवर हो गई, एंड देन यू कैन ट्रैवल टू द यूके अ कपल ऑफ वीक्स बिफोर योर एग्जाम एंड यू कीप प्रैक्टिसिंग. वहाँ पर अकेडमी में आपके पास मैनिकिन्स हैं, जो सिम मैन है विच इज़ अ वेरी टेक्निकल स्टेशन, वो बहुत लोग का मुश्किल होता है उसको, तो सिम मैन को देख लेना, सिम मैन पर प्रैक्टिस कर लेना. इसके अलावा एक अच्छी बात होती है कि जब आप यूके में जाके प्रैक्टिस करते हैं, आपको दुनिया भर से लोग आके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. कभी कभी हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी कंफर्ट जोन होती है, सो यू शुड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू सी वेयर यू स्टैंड. सो व्हेन यू ट्रैवल टू द यूके एंड you use the academy over there, you get to meet new people, you can practice. सो अकेडमीज़ भी आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी मिल जाएंगी, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, आपकी चॉइस क्या है, आप उस हिसाब से आपकी अकेडमी चूज़ करें. अकेडमी लेने के बाद अगर आप जो कोर्स है वो ऑनलाइन है या इन पर्सन है वो लें, और उस इन पर्सन ऑनलाइन कोर्स के बाद मिनिमम 1 महीना, और अगर आपको लगता है आप वीक हो तो 2 महीना प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आइडियल होती हैं पाकिस्तानी सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है, मे बी आई डिड दैट सूट्स मी, कि आपने ऑनलाइन कोर्स यहाँ से ले लिया, 12 दिन का वो कोर्स था, इंटेंसिव कोर्स है, स्टार्ट्स इन अराउंड 2 p.m. over here and goes up to 9 to 10 p.m. in the night. वो करने के बाद आप अपने वीज़ा वगैरह के लिए वेट करें जब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ या ऑनलाइन बडीज़ आपको मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. डेली के स्टेशंस प्रैक्टिस करें, आपको आपकी अकेडमी स्टेशंस प्रोवाइड करेगी, स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगी, कॉमन केसेस प्रोवाइड करेगी. अगेन वो स्क्रिप्ट रटने की नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने की है, टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच, बट अप्रोच आपकी अपनी होनी चाहिए. एंड वंस यू स्टार्ट दैट देन यू कैन बुक. जब आपका वीज़ा आ जाए, I went around 3 weeks before my exam, so anywhere from 3 to 4 weeks is average, and if you feel that you need more time then more. I've seen people जो 6 weeks पहले भी चले जाते हैं. ऐसे भी करते हैं कि आपने ऐसा डेट बुक किया अपने एग्ज़ाम से शायद 2 महीना पहले, तो वो 2 हफ्ते का आपने इन पर्सन कोर्स ले लिया, एंड द नेक्स्ट 4 to 6 weeks आपने वहीं पे स्पेंड किए प्रैक्टिसिंग. दैट कैन ऑल्सो वर्क फॉर यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट अकेडमी यू टेक एंड वो क्या आपको ऑफ़र करें, और वो जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं उसके साथ आपने डेली प्रैक्टिस करना है. सुबह से लेकर शाम तक करें तो सबसे बेस्ट बात है.